स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा नस्ट इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन, पहले पूरा इक्वेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि नस्ट इक्वेशन को किसी भी सेल रिएक्शन में या सेल रिप्रेजेंटेशन में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि नस्ट इक्वेशन की नीड क्या है। तो ओवरऑल हमें 3 सब टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले इक्वेशन, देन इक्वेशन को अप्लाई करना और फिर नस्ट इक्वेशन की नीड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। तो नस्ट का जो इक्वेशन था वो आपका था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन NF ln concentration of product upon concentration of reactant। ओके, अब इसमें समझिए इस इक्वेशन में हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैंने ln के फॉर्म में लिखा है। हम चाहें तो इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा समझिए। हमें पता है कि ln इज इक्वल टू क्या होता है। ln इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग एट बेस 10, है ना। तो हम चाहें तो ln की जगह पे लॉग को लेकर के भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस केस में इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नस्ट इक्वेशन को हम लॉग के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन NF log concentration of product upon concentration of reactant। ओके, अब इसके बाद समझिए बेटा, अब हमें ये समझना है कि ये जो सारा हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इन सारी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, इन सारी चीजों को हमें समझना है। तो ई सेल हमारा क्या होता है, ई सेल हमारा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए न्यू है, तो इनको जरा देख लेते हैं। आर क्या है, यहाँ पर आर है हमारा गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यू यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी लेते हैं, हम लेते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर टी क्या है, टी देख लेते हैं। टी है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेम्परेचर की यूनिट हम लेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। किस में लेंगे, केल्विन में। ओके, एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, एन समझिए। एन यहाँ पर है हमारा नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी जब मैं नस्ट इक्वेशन को एक एग्जाम्पल में अप्लाई करूंगी तो वहां पर आप समझ पाएंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को भी हम अप्लाई करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो एन यहाँ पर है नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट एफ क्या है, एफ हमारा जो है, एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट। क्या है, फैराडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम मोल इनवर्स। ओके, बाकी लॉग तो आप जानते ही हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो देख के ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब क्या नस्ट इक्वेशन को हम और ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं,
क्या किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तो हम नस्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं, और तीसरा जो लास्ट फॉर्म है हमारा वो भी देख लेते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, फिर इसे हम रिएक्शंस में अप्लाई करना सीखेंगे। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि जैसा हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर यहाँ पे हमने लिया है किसमें? केल्विन में लिया है ना? टेम्परेचर यहाँ लिया क्या है? केल्विन में लेते हैं, केल्विन में होता है टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम क्या करें, हम इसको कंसीडर करें इस इक्वेशन को एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इस इक्वेशन को हम कंसीडर करें, T की जगह पर हम 298 केल्विन रख दें। ठीक है, R की जगह पर R की वैल्यू पुट कर दें, F की जगह पर F की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, R की वैल्यू पुट कर दें, T की जगह पर 298 केल्विन पुट कर दें, F की जगह पर F की वैल्यू को पुट कर दें, तब ये हमें इक्वेशन और रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा जरा देखिए, तब हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस ये इतना, इन सब की वैल्यू को रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन F से डिवाइड कर देंगे, इतना मल्टीप्लीकेशन अपॉन F, ये इतना हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन और रिड्यूस फॉर्म में मिल जाएगा, और मिल जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log concentration of product अपॉन concentration of reactant। तब हमें ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा और रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हमारा तीसरा और लास्ट तरीका है नस्ट इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया नस्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना सीखेंगे, अलग अलग रिएक्शंस पे अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उस रिएक्शन में नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे वही डैनियल सेल के रिएक्शन का, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और डैनियल सेल की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस copper 2 plus equals gives Zn2 plus equals plus copper solid। ठीक है, यही है डैनियल सेल के लिए सेल रिएक्शन, है ना। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको ये रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन में आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। चलिए यही रिड्यूस्ड फॉर्म वाला अप्लाई करके देखते हैं कैसे करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको यहीं पर समझ लेते हैं, नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। जरा देखिए यहाँ पर, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना। न्यूट्रल से कहाँ जा रहा है, आयनिक फॉर्म में जा रहा है, 2+ चार्ज जा रहा है। दिस मीन्स कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सही है। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देती हूँ। ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर यहाँ देखते हैं, लॉस गेन तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। फिर यहाँ आते हैं, ये देखते हैं कॉपर को। कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है और आयनिक फॉर्म से जा रहा है न्यूट्रल फॉर्म में। दिस मीन्स कि कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ से लॉस हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, सही है। तो अगर हम देखें तो अगर वैसे तो अगर हम यहाँ पर देखिए, चलिए एक एटम को लेके कंसीडर करते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में सिंगल एटम की बात नहीं होती है, मोल्स में बात होती है, बट चलिए हम यहाँ पे एक सिंगल एटम को लेके कंसीडर करते हैं। मान लीजिए
हम यहाँ पर देखें डैनियल सेल में सिंगल एटम को कंसीडर करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले हैं, जिंक से रिमूव हुए हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के कॉपर आयन में क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। कॉपर आयन उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है। तो इसका मतलब इस सेल रिएक्शन में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के। यही 2 इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, जिंक से निकल रहा है कॉपर में जा रहा है, जिंक से निकल रहा है कॉपर में जा रहा है। जिस 2 इलेक्ट्रॉन को जिंक लॉस कर रहा है उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर ले रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देन क्या लिखना है हमें, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साइड पर हमारे पास क्या है, Zn2+ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, कॉपर सॉलिड। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा concentration of Zn solid into concentration of copper 2+ equals। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कॉपर यहाँ न्यूट्रल फॉर्म में है, जिंक यहाँ न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब सॉलिड है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड होते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में आपका कोई भी एलिमेंट दिया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1 है। किसकी मैं बात कर रही हूँ, जो न्यूट्रल फॉर्म में है उसका, जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड वाला जो है, न्यूट्रल फॉर्म का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं लगा है, जो सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इसी तरह से कॉपर सॉलिड का भी क्या होगा, 1 होगा। तो अभी जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 है तो फर्दर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला हमें मिलना चाहिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log concentration of Zn2+ ion अपॉन concentration of copper 2+। तो ये मिलेगा बेटा हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन इक्वल था, है ना। 2 ही इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा था, 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा था, और यहाँ पे इक्वेशन भी बहुत सिंपल दिया हुआ है। सिंपल देने का मतलब कि यहाँ पर इसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है, जिंक और कॉपर के पहले यहाँ पे भी कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दे जहां पर क्या हो, जहां पर इसके पहले कोई नंबर लिखे हो, कोई कोफिशिएंट लिखा हो, तो उस केस में हम नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वहां पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेकंड एग्जाम्पल है ये वाला, जिसमें क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर सॉलिड है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है Ag+, ठीक है। ये सिल्वर इक्वस फॉर्म में है, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और Ag+ जो है वो Ag सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा, उसका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये इक्वेशन आपको दिया है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर के पहले, सिल्वर आयन के पहले 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिल्वर सॉलिड के पहले 2 लिखा हुआ है। तो जब इस तरह से कोई कोफिशिएंट लिखा हो तब वो फॉर्मूले में कहाँ जाएगा, तब उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमारा हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.059 अपॉन 2। अब आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता चला कि यहाँ 2 है? तो आप देख लो बेटा, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ के फॉर्म में जा रहा है। दिस मीन्स देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ओके, फिर इसके बाद देखिए 2 Ag+ है, दोनों ही Ag+1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना। दोनों Ag+1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब ओवरऑल Ag कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन को। 2 Ag+ है ना, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और ये न्यूट्रल फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस भी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहे हैं, और गेन भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन तो 2 होना ही है। अब उसके आगे देखते हैं कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में मैं अब इन दोनों को नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है सॉलिड वाला यूनिटी ही हो जाना है, 1 ही हो जाना है, तो उसे छोड़िए, सीधे आयनिक फॉर्म को लिखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें भी कॉपर सॉलिड फॉर्म में है तो इसे रहने ही देते, ये एट लास्ट यूनिटी ही हो जाना है। सिर्फ हमारे काम का क्या है? Ag+। तो इसको लिख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+। ये कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा? स्क्वायर में चला जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नस्ट के ये 3 इक्वेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन पता होना चाहिए, और इस तरह से हम उसे किसी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 एंड 2 देखा, ठीक। अब हमारा इक्वेशन भी क्लियर हो गया है, और इसे रिएक्शन को देख करके अप्लाई कैसे करते हैं ये भी क्लियर हो गया। 2 बातें क्लियर हो गई हैं। अब तीसरा और लास्ट सब टॉपिक इस टॉपिक का बचा है, वो ये है कि नस्ट इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में आया ही क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, क्या जरूरत थी नस्ट को नस्ट इक्वेशन लाने की, है ना। तो इसकी नीड को समझ लेते हैं, इसकी नीड क्या है। देखिए वैसे तो ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक पहले भी एक फॉर्मूला था, आप लोगों को पता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। हम उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे गैल्वेनिक सेल के गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है उससे भी तो हम ई सेल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। खैर वो तो एक्सपेरिमेंटल बात होगी, थ्योरेटिकली देखते हैं। हमारे पास पता है एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल तो हम वहां से भी निकाल सकते थे। फिर नस्ट इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ गई? इतने बड़े इक्वेशन की क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों आया ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में? तो इसको समझिए, वो जो फॉर्मूला होता है आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, उसमें क्या है, उस फॉर्मूले को इस तरह से डेवलप किया गया है कि जितनी भी चीजें गैल्वेनिक सेल में यूज हो रही हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, या जो भी सॉल्यूशंस लिए गए हैं, उसमें जिस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोड को डिप किया गया, वो जो सारे सॉल्यूशंस हैं उन सब के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कंसीडर करके उस फॉर्मूले को डेवलप किया गया, है ना। वहां पे क्या किया गया? सारे सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कंसीडर करके उस फॉर्मूले को डेवलप किया गया है। बट क्या ऑलवेज सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 ही होगा? नहीं, कभी कुछ और भी तो हो सकता है। हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को लेकर के भी तो गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को लेकर के गैल्वेनिक सेल बनती है, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को जब लेकर के बने तो उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी किसी ऐसे फॉर्मूले की जहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि ये आया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो नस्ट ने क्या किया? नस्ट ने ये इक्वेशन दिया, और देखिए उन्होंने अपने इस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इंक्लूड किया है,
ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में भी ई सेल को आसानी से कैलकुलेट कर पाए। इसी वजह से जो हमारा नेस्ट इक्वेशन है ये कॉन्सेप्ट पिक्चर में आया। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको नेस्ट इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। आपको तीनों इक्वेशंस याद रखने हैं, इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, और तीसरी बात इसकी नीड क्या थी। तो नीड थी हर तरह के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम ई सेल निकाल पाए, यही नीड थी। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपका नेस्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।